अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 128 झांसी की रानी। लतिका जी के कहने पर सुहाना जहां खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। लैला और सुजोय किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि लतिका जी इस वक्त यहाँ आ सकती हैं। लतिका जी ने सुहाना को रुकने का कहकर खुद उसके पास आते हुए कहा, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, बात तुम्हारी समझ में नहीं आई थी क्या? सुहाना उन्हें क्या जवाब देती उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुजोय ने आगे बढ़ते हुए कहा, सुहाना को मैंने बुलाया है मां, डैड की तबीयत के लिए मुझे जरूरी लगा। लतिका जी ने उसके मुंह से ये सुनकर उसे एकदम से बेयकीनी भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुमने इसे बुलाया यहाँ, ये जानते हुए भी कि इसने कितना बड़ा गुनाह किया था। घर से भागी थी ये, भूल गए तुम? कैसे दुनिया वालों की नजरों में हमारे मुंह पर कालिक पोता था इस नीच लड़की ने। लतिका जी की गुस्से में भरी हुई लेकिन धीमी आवाज उभरी। तब सुजोय ने एकदम से सुहाना की ढाल बनते हुए कहा, तुम अंदर जाओ सुहाना। और फिर उसने एकदम से लतिका जी का हाथ थामा और उन्हें लेकर बाहर की तरफ निकल गया। पार्किंग एरिया में सुनसान जगह देखकर उसने लतिका जी का हाथ छोड़ते हुए कहा, माँ बात को समझिए, अभी डैड का ठीक होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि वो किस वजह से ठीक हो रहे हैं। तब लतिका जी ने दांत पीसते हुए कहा, देखो सुजोय, मैं कह रही हूँ कि ये सब उनके बहाने हैं। वो ये सब बस सुहाना को वापस घर बुलाने के लिए करना चाहते थे, इसीलिए कर रहे हैं। सुजोय उनकी बात सुनकर झल्लाते हुए बोला, अगर सुहाना को बुलाने के लिए वो अपनी तबीयत खराब करने का बहाना कर रहे हैं तो भी क्या गलत है माँ? आपको थोड़ा सा एहसास भी है कि सुहाना बेटी है आपकी? आप अपनी बेटी के लिए इस तरह कैसे सोच सकती हैं? सुजोय का इतना सा कहना था कि लतिका जी कुछ पलों के लिए खामोश हो गईं। ऐसा लगा था जैसे सुजोय उनकी गैरत को जगाने में कामयाब हो गया है। उन्होंने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, मुझे लगा था एटलीस्ट तुम तो मेरी बात समझोगे सुजोय, लेकिन कितने अफसोस की बात है, दुनिया के बच्चे अपनी माँ की गलत बातों में भी उनका साथ नहीं छोड़ते, लेकिन एक तुम हो कि सही बात के लिए भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। इस आदमी ने मेरे बच्चे तक को मुझसे भड़का दिया। कहते हुए लतिका जी की आंखों में आंसू थे। सुजोय सब कुछ देख सकता था, लेकिन किसी लेडी की आंखों में आंसू उससे बर्दाश्त नहीं होते थे। किसी भी लेडी को रोते हुए देखकर उसे इतनी गिल्ट होती थी जैसे उसके आंसुओं की वजह वही है। और यहाँ पर तो वो लेडी कोई और नहीं बल्कि लतिका जी यानी उसकी माँ थी। उसने एकदम से आगे बढ़कर उन्हें गले से लगाया और बोला, माँ आप भी तो जिद करने लगती हैं, ये जानने के बावजूद कि अभी डैड कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आप सुहाना को यहाँ से भेजने की जिद किए बैठी हैं। आप समझने की कोशिश तो कीजिए माँ, घर से भाग जाना इतनी भी बड़ी गलती नहीं है कि आप उससे हमेशा के लिए रिश्ते नाते खत्म कर दें। लेकिन अब प्लीज रोइए मत, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन एटलीस्ट अभी डैड को उससे मिलने दीजिए, उन्हें ठीक हो जाने दीजिए, फिर आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। सुजोय का आखिरी जुमला सुनकर उसके सीने से लगी लतिका जी के होठों पर एक शैतानियत भरी स्माइल बिखर गई। उनकी चाल कामयाब हो गई थी। इधर अंदर सुहाना जैसे ही पाहूजा साहब के कमरे में पहुंची, पाहूजा साहब आंखें बंद किए सोए हुए थे। सुहाना ने उनके पास जाकर धीरे से उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और उन्हें वैसे ही धीमी आवाज में पुकारा, डैड मैं आ गई हूं। सुहाना का छूना था कि पाहूजा साहब ने एकदम चौंक कर आंखें खोल दी। सुहाना को सामने देखकर ऑक्सीजन मास्क के अंदर बंधे उनके होठ एकदम से खिल उठे थे। कमजोरी से थरथराते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे उठाते हुए सुहाना का चेहरा छुआ, जैसे कि यकीन करना चाह रहे हो कि वो वाकई सुहाना है। सुहाना ने उनका हाथ थामकर अपनी हथेलियों में भरकर माथे से लगाते हुए कहा, डैड क्यों ऐसे अपनी तबीयत खराब कर लिया आपने? मैं आ जाती ना कुछ दिनों में। तब पाहूजा साहब ने धीरे धीरे कहा, दिन रात इसी गिल्ट में जी रहा हूं बेटा कि मैं तुझे संभाल नहीं पाया।
सुहाना ने देखा कि पाहुजा साहब की आंखों से खामोश आंसू बह चले थे। उसने एकदम से उनके आंसू पोंछते हुए कहा, आपको ऐसा सोचकर शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है डैड। खासकर तब तो बिल्कुल नहीं जब आपको ये पता चले कि आपसे दूर रहकर भी आपकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि आपके दिए हुए संस्कार और परवरिश के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारी है, और ऐसी गुजारी है कि आपकी बेटी ने इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। ये सुनकर पाहुजा साहब की उदास आंखों में एक अनोखी सी चमक उभर आई। उन्होंने कुछ और हिम्मत करके अपनी हथेली और ऊपर उठाई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। सुहाना ने हाँ में सिर हिलाया और फिर कुछ देर में सीरियस होते हुए बोली, अच्छा डैड, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पाहुजा साहब ने इशारे से पूछा कि वो क्या कहना चाहती है। तब सुहाना ने कहा, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे बारे में कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे। आपका मुझसे मिलने का जब भी दिल चाहेगा मुझे कहिएगा, मैं मिलने आ जाऊंगी। ये सुनकर पाहुजा साहब की आंखों में फिर से एक मायूसी सी उतर आई। उन्होंने फिर धीमे लहजे में कहा, मैंशन में तुम्हारा कमरा, तुम्हारी सारी चीजें अब भी तुम्हारी राह देख रही हैं। सुहाना ने एकदम से मुस्कुराकर कहा, उन सारी चीजों को वहां इसीलिए रहने देते हैं कि आपको जब भी मेरी याद आए आप उन चीजों को फौरन से देखकर तसल्ली कर लेना कि मैं वही मैंशन में ही हूं, आपके पास। बाकी हम मिलते रहेंगे। कहकर वो उठ गई। दोनों बाप बेटी के बीच में प्यारी सी मुस्कुराहट की लेन देन हुई और सुहाना बाहर आ गई। लैला ने जैसे ही उसे बाहर निकलते हुए देखा तो जल्दी से बोली, सर ठीक है? तब सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब उन्हें और भी ठीक हो जाना चाहिए। अब मैं आ गई हूं ना, अब सब कुछ सुहाना सुहाना हो जाना। उसकी बात सुनकर लैला भी हंस पड़ी थी। तभी उन्हें सामने से सुजॉय आता दिखा। सुहाना ने उसके करीब आते ही उसके आसपास झांकते हुए सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, अकेले? झांसी की रानी कहाँ है? उसकी इस बात पर सुजॉय ने उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाई और कहा, कितनी बार समझाया है, माँ को ऐसे नहीं कहते। तब सुहाना ने भी हंसते हुए कहा, मैंने भी कितनी बार कहा है कि जब वो गुस्से में डांटती हुई मेरे सामने आती हैं तो मुझे बस झांसी की रानी याद आती है। लैला उन दोनों की नोकझोंक बेहद शौक भरी नजरों से देख रही थी। इकलौती होने की वजह से उसका बचपन तो इन नोकझोंक से खाली ही रह गया था, और फिर इन दो बिछड़े हुए भाई बहनों को मिलता देखकर उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था। तभी लैला ने कहा, अगर आप बेहतर समझे सुहाना तो फ्रेश होने के लिए मेरे फ्लैट पर चल सकती हैं। तब सुहाना ने सुजॉय की तरफ देखा। सुजॉय ने धीरे से आंखों के इशारे से ही उसे हाँ कहा तो उसने लैला से कहा, हाँ मुझे भी लगता है, हम लोग कुछ देर में आते हैं भाई। सुजॉय ने कहा, ओके, तब तक मैं यहाँ डैड की बाकी रिपोर्ट्स वगैरह देख लेता हूँ। सुहाना का सामान उठाए दोनों पार्किंग में लगी सुजॉय की गाड़ी की तरफ बढ़ गईं। नरेन ने सेट पर जाने से पहले सुहासिनी को कॉल लगाया तो उधर से आया जवाब सुनकर चौंक सा गया। उधर से रिसेप्शनिस्ट ने कहा, वो तो आज सुबह सुबह ही हॉस्टल से निकल गई थी। हॉस्टल से निकल गई? लेकिन कहाँ के लिए? उधर से जवाब मिला, उन्होंने ये तो नहीं बताया सर, लेकिन उन्होंने कमरा खाली कर दिया है। ये सुनकर नरेन को और भी हैरत हुई। कमरा खाली करके ऐसे रातों रात कहाँ जा सकती है वो? और आप कह रही हैं कि आपको कुछ नहीं पता? रिसेप्शनिस्ट ने कुछ शर्मिंदा होते हुए कहा, सर उनकी एक फ्रेंड बता सकती थी, लेकिन अभी तो सभी अपने अपने काम पर चली गई हैं। आप शाम में 6 बजे के बाद कॉल करेंगे तो शायद उनसे बात हो जाएगी, क्योंकि सुहासिनी के कमरे का सारा सामान वो उसी लड़की को देकर गई है। नरेन ने उसकी बातें सुनकर अनमने ढंग से कहा, ओके, मैं देखता हूँ शाम को कॉल करके। कहकर उसने कॉल कट कर दिया था, लेकिन लाख सोचने के बाद भी उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुहासिनी ऐसे अचानक से कहाँ चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे बंबई नहीं आना था तो उसे लगा कि मैं उसे इस बात के लिए मजबूर ना करने लगूं। उसने मन ही मन में सोचा।
दिल ही दिल में अटकलें करता हुआ नरेन वो तमाम पॉसिबिलिटी सोच रहा था जो सुहासिनी के साथ हो सकती थी। यहाँ तक कि जब वो सेट पर पहुंचा तो वहां भी वैसे ही सोच में डूबा डूबा सा था। माया, अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जो अभी अभी सेट पर आई थी, जब उसने उसे ऐसे रीटेक पर रीटेक करते हुए देखा तो कुछ चौंक सी गई, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी नरेन को इतना डिस्टर्ब नहीं देखा था। उसने कुछ देर तक उसे ऑब्जर्व किया, फिर उसे पुकार कर अपने केबिन में आने के लिए कहा। नरेन अपनी ही सोच में गुम जब माया के केबिन में पहुंचा तो माया तब भी उसका खोया खोया हुआ सा रवैया महसूस कर रही थी। उसने नरेन को बैठने का इशारा करते हुए टेबल पर रखा पानी का ग्लास बढ़ाया और फिर पूछा, इज एवरीथिंग ओके? कोई प्रॉब्लम है? माया का पूछना था कि नरेन ने जल्दी से कहा, समझ में नहीं आ रहा है मैम कि सब कुछ ठीक है या नहीं। माया ने फिक्रमंदी से पूछा, सुहाना को लेकर कोई प्रॉब्लम है? उसने कुछ कहा? कह देती तो कोई बात नहीं थी मैम, लेकिन उसने तो कुछ कहा भी नहीं। कल शाम में उससे बात हुई थी तो उसने कहा कि वो बंबई नहीं आ रही है। ये सुनकर माया ने चौंकते हुए कहा, बंबई नहीं आ रही है? लेकिन क्यों? इतनी जल्दी जल्दी डिसीजन लेने की उसकी आदत नहीं गई अब तक। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आया मैम कि वो यहां से जब गई थी तो अच्छी खासी कन्विंस्ड होकर गई थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसने आने का प्लान ही कैंसिल कर दिया। और इतना ही नहीं, आज सुबह जब मैंने उसके हॉस्टल कॉल किया तो वहां से पता है मुझे क्या जवाब मिला? कहकर वो माया को पूरी बात बताने लगा था। माया उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो ऐसे कहां जा सकती है? मैं भी तब से बस यही सोचे जा रहा हूं। तभी माया ने एकदम से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पाहुजा मैंशन वापस लौट आई है? नरेन ने इनकार करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता। नरेन ने एकदम से मना कर दिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर सुहासिनी के मन में ऐसी कोई भी बात रहती तो वो उसे जरूर बताती। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी टेबल पर रखा फोन बज उठा। माया कॉल पिक करते हुए जब बातें कर रही थी तो उसके चेहरे पर फिक्रमंदी सी बिखर गई थी। जब उसने कॉल रखा तो नरेन से बोली, सुहाना यही बंबई में है, आज सुबह सुबह ही पहुंची है। पाहुजा अंकल की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, इसीलिए सुहाना को आनन फानन में यहां बुलाना पड़ा उन लोगों को। ये सुनकर न जाने क्यों नरेन बुझ सा गया। सुहाना यहां आ रही थी और उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और अगर उसे बंबई आना ही था तो कल उसने मुझे इस तरह क्यों कहा कि वो बंबई नहीं आएगी? नरेन की उलझन बढ़ती ही जा रही थी। तभी माया ने कहा, देखो नरेन, तुम खामखा में इतनी टेंशन ले रहे हो। सुहाना अगर यहाँ आई है तो तुमसे मिलेगी ही। तुम फिलहाल शूटिंग पर कंसंट्रेट करो, और अगर ज्यादा परेशानी हो रही हो तो तुम आज छुट्टी कर लो। मुझे भी किसी जरूरी काम से निकलना है तो मैं आती हूँ। कहकर उसने अपना पर्स उठाया और निकलने लगी। तभी नरेन ने भी एकदम से उठते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूं, आज अरुण भी नहीं आया है तो मैं आज का काम फिनिश करके ही जाऊंगा। कहकर वो शूटिंग के लिए वापस सेट पर चला आया। अभी वो कैमरे के सामने पहुंच ही रहा था कि तभी एक शोर सा उठा। नरेन भागता हुआ शोर की तरफ पहुंचा तो पता चला कि दूसरे सेट पर जहां आंचल की शूटिंग चल रही थी, ये शोर उधर से ही आ रहा था। कुछ लोगों की भीड़ के बीच आंचल बेहोश पड़ी थी। सब उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसे वहां से उठाकर अंदर लाने की बात नहीं सूझ रही थी। वो एकदम से भीड़ को चीरते हुए अंदर पहुंचा और आंचल को अपनी गोद में उठाकर अंदर लेकर आ गया। फिर उस पर लगातार पानी के छींटे मारने के बाद आंचल ने धीरे धीरे आंखें खोली। वहां मौजूद एडी ने कमरे में इकट्ठी भीड़ को बाहर जाने के लिए कहा तो वहां से ज्यादातर लोग चले गए और सबके जाने के बाद एडीपी बाहर निकलते हुए बोला, मैम को थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं सर, मैं जूस भिजवाता हूं। कहकर वो भी वहां से चला गया। आंचल ने जैसे ही सबको वहां से जाता हुआ देखा, एकदम से उठकर बैठ गई। फिर घुटनों के बल मुंह छुपाकर रोने लगी। नरेन ये देखकर एकदम से घबरा गया। उसने जल्दी से उसे कंधों से थामकर हल्के से झिंझोड़ते हुए कहा, क्या हुआ आंचल, सब ठीक तो है? इतना पूछना था कि जैसे आंचल के जब्त का बांध टूट गया।
उसने एकदम से नरेन को गले लगाकर कहा, मैं उसके बिना नहीं रह सकती नरेन। वो कहता है कि उसे मुझसे प्यार जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती। हमारे बीच जो कुछ भी था वो बस एक फेज था। मैंने कहा उससे कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो फिर क्यों मुझे उतने महीनों से डेट कर रहे थे। ये कहती हुई वो नरेन के गले से लगी फूट फूट कर रोने लगी। नरेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे चुप कराए। वो बस उसकी पीठ थपकते हुए उसे तसल्ली दे रहा था। और उधर दरवाजे पर लैला के साथ खड़ी सुहाना के पांव में जैसे कोई ताकत ही नहीं बची थी, क्योंकि उसने आंचल की बात का सिर्फ आखिरी हिस्सा सुना था। क्या आंचल से नजदीकियां लाएंगी नरेन और सुहाना के रिश्ते में दरार? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें